गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन को सेंड करने से पहले आपको केमिकल रिएक्शन सेंड करी गई थी एज अ टेस्ट। कुछ बच्चों ने करके भी दिखाया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने केमिकल रिएक्शन सेंड नहीं करी है। तो जिन्होंने अगर मुझे नहीं भी सेंड करी हैं तो रफ में उन रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद आपको लास्ट में एक्सप्लेनेशन सेंड किया गया था, जिसमें एसिटिक एसिड के दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन था पायरोलिग्नस एसिड से, यानी कि पायरोलिग्नस अम्ल से। दूसरा था हमारा शीघ्र सिरका विधि, यानी कि क्विक विनेगर प्रोसेस। ये दोनों ही प्रोसेस जो हैं वो ओल्ड टाइम से, यानी एंशियंट टाइम से, पुराने समय से यूज़ होते चले जा रहे हैं एसिटिक अम्ल प्राप्त करने के लिए। पूरा थ्योरेटिकल था, इसलिए बुक से आपको ये दोनों जो प्रोसेस थी वो एक्सप्लेन की गई थी। जिन्होंने भी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है वो जा करके पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लें, उसके बाद आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करें वो, वरना उन्हें बीच के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण। भौतिक गुण में फिर एक बार आपको रिपीट कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आपको उसका कलर बताना होता है, ऑर्डर बताना होता है, मतलब फिजिकली आपने जब कंपाउंड को देखा तो वो दिखने में कैसा था, उसकी स्मेल कैसी थी, कलर कैसा था। दिखने में कैसा का मतलब यहाँ पर उसके स्ट्रक्चर से नहीं है, दिखने से मतलब यही है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या क्या कहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, उसका कलर कैसा है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूड होती हैं। जैसे एसिटिक अम्ल जो होता है वो एक रंगहीन सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध युक्त संक्षारक द्रव है। मतलब एसिटिक एसिड कलरलेस होता है, कोरोसिव लिक्विड है, हैविंग पंजेंट स्मेल लाइक विनेगर। विनेगर की जैसी इसकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट होती है। इट इज़ मिसेबल विद वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर एंड अल्कोहल। आप इसे वाटर में भी मिक्स कर सकते हो, आप इसे क्या कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो आपके कार्बनिक विलायक हैं उनमें भी इसे क्या कर सकते हो, मिला सकते हो किसी भी रेशियो में। द मिसेबिलिटीज विद वाटर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। जल में तो ये इसलिए घुलनशील है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो ये हमारी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण इसका जो क्वथनांक होता है वो उच्च होता है। और इसका क्वथनांक कितना होता है, तो क्वथनांक का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका होता है 118 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद कह रहे हैं जो निर्जल एसिटिक अम्ल होता है उसे जब हम ठंडा करते हैं 16.5 डिग्री सेल्सियस पर जब हम ठंडा करते हैं निर्जल एसिटिक एसिड को, यानी कि जो एनहाइड्रस एसिटिक एसिड होगा उसको जब आप 16.5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करेंगे तो ये बर्फ़ जैसा चमकदार क्रिस्टल देता है, आइस के जैसा क्रिस्टल फॉर्म करता है। और इसीलिए कल मैंने आपको बताया भी था एक्सप्लेनेशन में कि जो ठंडा एसिटिक एसिड होता है उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो ग्लेशियल वर्ड है वो आपके बर्फ़ के पहाड़ों से यानी कि ग्लेशियर से लिया गया है। तो ये इसका नाम होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। वाटर से अगर कंपैरिजन करें तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, स्लाइटली मोर देन वाटर, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वाटर की डेंसिटी हम मानते हैं 1, जल का जो घनत्व मानते हैं वो हम 1 मानते हैं, जबकि हमारे एसिटिक एसिड की जो डेंसिटी होती है वो 1.045 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी इम्पॉर्टेंट जो आपको लिखनी होती है। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिटिक एसिड की वो आपकी सेम रहने वाली हैं जो आपने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो आपने रासायनिक गुण पढ़े थे वो आपको फॉर्मिक एसिड में भी पढ़ने हैं, वही आपको एसिटिक एसिड में भी पढ़ने, क्योंकि एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड ये दोनों क्या हैं, ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही हैं आपके। तो आपको कॉमन प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जा चुकी हैं। एक दो प्रॉपर्टी हैं जो एक्स्ट्रा में है एसिटिक एसिड की, जिसमें से सबसे पहली है कोलबेज रिएक्शन। पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी आपको यहाँ बताई जा रही वो है कोलबेज रिएक्शन, यानी कि कोलबे अभिक्रिया। तो कोलबे की जो विधि होती है, कोलबे जो रिएक्शन होती है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि जलीय विलयन लेना होता है आपको यौगिक का, और उस जलीय विलयन में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं।
तो आप जब किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विलयन क्या होगा, अपने अपने आयनों में टूट जाता है। यानी कि जब सॉल्यूशन से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो सॉल्यूशन अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी के में आपके पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो विभव होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक होता है नेगेटिव, जिसे हम कैथोड और एनोड कहते हैं। तो जब विलयन अपने आयनों में टूटा, सॉल्यूशन जो अपने आयंस में ब्रेक हुआ, तो ये दोनों आयंस जो होंगे, दो तरह के आयंस होंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, यानी कि कैटायन और एनायन। तो ये दोनों अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसके बिहाफ पर दो अलग अलग कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड क्या करेगा, सबसे पहले तो एसिटिक एसिड जो है वो डायरेक्टली खुद नहीं जा करके एक रिएक्शन देता है, इसके लिए हमें एसिटिक एसिड को उसके सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, इसका सॉल्ट फॉर्म बनाने के लिए हमने इसको एक बेस से रिएक्शन करा दी, NaOH से, बन गया CH3COONA, सोडियम एसिटेट, साथ में वाटर निकल जाता है। तो अब ये जो हमें सॉल्ट फॉर्म मिली, हमें जो लवण रूप मिला, ये हमें लेना है। यहाँ पर हमने ले लिया CH3COONA, ये हमारा सोडियम एसिटेट है। इसका सॉल्यूशन बनाना है, विलयन बनाना है, तो इसमें क्या मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे, H2O ऐड कर दिया। और जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलिसिस करी, इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं, यहाँ पे हमने करी इलेक्ट्रोलिसिस, इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हिंदी में इसको कहेंगे विद्युत अपघटन। मतलब किसी भी यौगिक को विद्युत धारा प्रवाहित करके अन्य यौगिकों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। मोस्टली ये जो प्रोसेस है ये कोल्बे यूज़ करते थे, कोल्बे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रोसेस यूज़ करी, इसलिए इसे कोल्बे रिएक्शन कहा जाता है। तो जब आपका एसिटिक एसिड जो होता है अपने सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होकर के विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित कराई जाती है, उसका विद्युत अपघटन कराया जाता है, तो हमें चार चीज़ें, चार मिक्सचर प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हमें प्राप्त होता है CH3 बॉन्ड CH3, तो आप समझ गए होंगे क्या मिला आपको, दो कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये आप क्या हो गया, इथेन, प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमको प्राप्त होता है एट एनोड। एनोड पर जाकर हमें क्या प्राप्त होता है, इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। एंड जब एनोड पे ये दोनों प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद कैथोड पे हमें प्राप्त होता है 2NaOH प्लस H2, ये दोनों प्राप्त होते हैं हमें कैथोड पर। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2CH3CONA और ये हो जाएगा 2H2O। तो ये हमारी कंप्लीट होती है कोल्बेज रिएक्शन, यानी कि कोल्बे अभिक्रिया, जिसमें हमने सबसे पहले एसिटिक अम्ल को उसके लवण के रूप में परिवर्तित किया, और लवण का विलयन बनाने के बाद उसमें से विद्युत धारा हमने क्या कर दी, प्रवाहित कर दी। तो दो अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर, एनोड और कैथोडों पर, हमें दो अलग अलग यौगिक प्राप्त होते हैं। एनोड पर प्राप्त होता है ईथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, और कैथोड पर प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। नेक्स्ट जो हमारी एसिटिक एसिड की, एसिटिक अम्ल की स्पेसिफिक रिएक्शन है, विशेष अभिक्रिया है, वो है डाईएजोमीथेन। डाईएजोमीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2N2, ये देखिए CH2N2 कैसे बना होगा, CH4 में से दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर दो नाइट्रोजन ग्रुप आ गए, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, डाईएजोमीथेन। तो जब हमारा एसिटिक अम्ल जो है वो डाईएजोमीथेन से रिएक्शन करता है तो सीधे सीधे वो ईस्टर कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है, नाम होता है मिथाइल एसिटेट। यहाँ पर ये हमने लिखी, सेकेंड रिएक्शन है हमारी स्पेसिफिक रिएक्शन विद CH2N2, यानी कि CH2N2 डायज़ोमीथेन के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होगी, CH3COH लेना है आपको एसिटिक एसिड, और इसकी रिएक्शन करा देनी है CH2N2 से। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको CH3COOCH3, साथ में आपको मिल जाएगा नाइट्रोजन गैस यानी कि N2। तो ये कंपाउंड आपको प्राप्त हो जाता है, इसका नाम है मिथाइल एसिटेट, और ये आपकी नाइट्रोजन गैस। आपसे पूछ सकता है कि आप एसिटिक अम्ल से मिथाइल एसिटेट कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्जन के रूप में भी इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं। तो ये थे हमारे
दो स्पेसिफिक रिएक्शन, बाकी जो केमिकल रिएक्शन है एसिटिक एसिड की वो आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस में पढ़ करके आ रहे हैं। यूजेस, तो सबसे पहला इसका यूज़ क्या है, ये यूज़ होता है एज विनेगर, भाई सिरके के रूप में आप इसे यूज़ करते हैं। यूजेस में अगर हम बात करें तो आप इसे विनेगर के रूप में, सबसे बड़ा यूज़ तो इसका यही है, विनेगर यानी कि सिरका के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, जैसे कि आपने मेथिल एसीटेट बनाया, लेड टेट्रा एसीटेट है, या फिर एसीटोन आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंडों को यानी कि कार्बनिक यौगिकों को बनाने में भी उपयोग होता है। इसके अलावा डाई बनाने में, पेपर इंडस्ट्री और सिल्क इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट यूजेस हैं। अब इसके बाद यहीं पर हमारा एसिटिक एसिड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, पुराने एक्सप्लेनेशंस देख करके जिन्होंने नहीं देखे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आने वाले हैं। इसका फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, COOH बॉन्ड COOH, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं वो आपस में ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ ऑक्जेलिक एसिड आपको पढ़ना है, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल आपको क्या करना है, पढ़ना है। फॉर्मूला, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप आपस में कनेक्टेड होंगे, नाम होगा ऑक्जेलिक एसिड। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, यानी कि बनाने की विधि। तो लेबोरेटरी मेथड जो इसका है, प्रयोगशाला जो विधि है वो है सुक्रोज के ऑक्सीकरण द्वारा, यानी कि सुक्रोज के ऑक्सीडेशन से। अब जब ऑक्सीडेशन कराना है तो हमें ज़रूरत होगी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो यहाँ पर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, यानी कि V2O5। तो हमारा सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, ये हो गया हमारा सुक्रोज C12H22O11। इसके ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज़ करते हैं नीसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। कितने मॉलिक्यूल, 18 मॉलिक्यूल। किसकी प्रेजेंस में, V2O5 यानी कि वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, साथ में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट HNO3 यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया पूरी होती है और हमें प्राप्त होते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ COOH बॉन्ड COOH। ये 6 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, साथ में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो हैं वो निकल जाते हैं। ये बस इतनी छोटी सी इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और ये जो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये इसकी प्रयोगशाला विधि है, यानी कि ये क्या है, इसकी लैबोरेटरी प्रिपरेशन है। याद रखिएगा, लेबोरेटरी में ऑक्जेलिक अम्ल बनाने के लिए क्या करते हैं, सुक्रोज को C12H22O11 जिसका फॉर्मूला होता है उसका ऑक्सीकरण, उसका ऑक्सीडेशन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में कराया जाता है। तो आपका जो सुक्रोज है वो 6 मॉलिक्यूल COOH बॉन्ड COH यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल के 6 अणु प्रदान करता है। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनोजन। साइनोजन का फॉर्मूला क्या होता है, साइनोजन का फॉर्मूला होता है CN बॉन्ड CN, बस। तो इसको करना क्या है, इसकी आपको हाइड्रोलिसिस करानी है, यानी कि जल अपघटन कराना है। तो जल अपघटन कराने के लिए हम क्या करते हैं, 4H2O से इसकी रिएक्शन करा देते हैं। साइनोजन ये जो हमारा फॉर्मूला है इसकी रिएक्शन आपको 4H2O मॉलिक्यूल से करा देनी है, वो भी H+ आयन यानी कि किसी एसिड की उपस्थिति में। नॉर्मली आप H2SO4 की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन कराएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर H+ लगा दिया है कि ये शो कर रहा है किसी अम्ल की उपस्थिति में ही अभिक्रिया होती है। तो सीधे सीधे आपको जो है यहाँ पर COOH बॉन्ड COOH जो है वो प्राप्त हो जाता है, साथ में 2 मॉलिक्यूल जो NH3 के हैं यानी कि अमोनिया के हैं वो निकल जाते हैं। तो यहाँ इस तरह से ये लिख लेते हैं साथ में ही, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपकी। COOH बॉन्ड COH प्लस 2 NH3 मॉलिक्यूल। तो ये था हमारा दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय
हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनोजन यानी कि साइनोजन के जल अपघटन द्वारा। तो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑक्जेलिक अम्ल को प्राप्त कर सकते हैं। पहली आपको लेबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़ाई गई और दूसरी आपको नॉर्मल मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि सामान्य विधि से ऑक्जेलिक अम्ल बनाना सिखाया गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल के भौतिक गुण। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी वही इसकी फिजिकल स्टेट। तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो कलरलेस, ऑर्डरलेस, पॉइजनस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि रंगहीन होता है, गंधहीन होता है तथा विषैला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ये इसकी क्या होती है, फिजिकल स्टेट। जब भी आप ऑक्जेलिक एसिड के बारे में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि ऑक्जेलिक एसिड इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, पॉइजनस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑक्जेलिक अम्ल एक रंगहीन, गंधहीन, विषैला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी में जो आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है ये वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होता है एंड अल्कोहल में भी कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, यानी कि जल तथा अल्कोहल में पूर्ण विलेय है, किंतु ईथर में इनसॉल्युबल होता है। ईथर में अविलेय है, ईथर में इसे मिलाया नहीं जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, एनहाइड्रस का मतलब जो निर्जलीय ऑक्जेलिक अम्ल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका गलनांक जो होता है वो 189.5 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि जब ये अपनी शुष्क अवस्था में नहीं होगा, ये जब अपनी द्विहाइड्रिक अवस्था में होगा, इसकी द्विहाइड्रिक अवस्था का फॉर्मूला होता है H2C2O4.2H2O, मतलब कि COOH बॉन्ड COOH.2H2O। ये जो होता है ये जलीय अवस्था होती है, उसकी इस अवस्था में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, पाया जाता है। तब इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 101.5 डिग्री सेल्सियस। और जब शुष्क अवस्था में होगा, ड्राई फॉर्म में होगा तो 189.5 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब हमारा जो कंपाउंड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है यानी द्रव अवस्था में होता है तो हम उसके क्वथनांक की बात करते हैं यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। और जब हमारा कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो हम उसके गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। इसके बाद ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। देन आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण। तो इसकी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ हीट, यानी कि हीट का प्रभाव। ताप के प्रभाव में का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपको ऑक्जेलिक अम्ल को क्या करना है, गर्म करना है। तो जो आपका जलीय ऑक्जेलिक अम्ल है, जो आपका लिक्विफाइड यानी कि हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड है, जिसका फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा COOH बॉन्ड COOH.2H2O। जब आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर जब आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो इसमें से जो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाते हैं और हमें सिर्फ हमारा शुष्क ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये 2H2O इसमें से क्या हो गए, निकल गए। और जो ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल है इसको आप 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दीजिए। ये हमने लिया COH बॉन्ड COOH और इसको हम हीट करने जा रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर। ये हमने 200 डिग्री सेल्सियस पर जैसे हीट किया तो ये बना लेता है SCOOH यानी फॉर्मिक एसिड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाती है। ये होता है एक्शन ऑफ हीट यानी कि ताप का प्रभाव। तो जो आपका जलीय ऑक्जेलिक अम्ल होगा, जो हाइड्रेटेड आपका ऑक्जेलिक एसिड होगा, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर उसमें से जल के अणु निकल जाते हैं। एंड जो आपका नॉर्मल COH होगा, मतलब ऑक्जेलिक एसिड होगा, सामान्य जो ऑक्जेलिक अम्ल है, उसको 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें फॉर्मिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्राप्त होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी आते हैं इसकी है एसिडिक नेचर यानी कि अम्लीय प्रकृति। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर
ऑक्जेलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो ऑक्जेलिक एसिड है तो एसिडिक प्रॉपर्टी तो शो करेगा ही। तो देख लेते हैं क्या इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो किसी भी यौगिक की अम्लीय प्रकृति दर्शाने के लिए आपको उसकी अभिक्रिया किससे करानी होगी, किसी क्षार के साथ। तो क्या करेगा, लवण और जल के अणु देगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लिया अपना कंपाउंड COOH बॉन्ड COOH और इसकी रिएक्शन कराई हमने NaOH के एक मॉलिक्यूल से। जब एक NaOH के मॉलिक्यूल से यहाँ रिएक्शन कराते हैं तो होगा क्या कि यहाँ से जो OH है और यहाँ से जो H है वो निकल जाएगा, तो H2O हट जाएगा, माइनस H2O हुआ तो हमें प्राप्त हो गया COOH बॉन्ड COONA, क्योंकि NaOH में से OH निकल गया, यहाँ से H, तो Na जा करके इसकी प्लेस पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये H और OH मिल करके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। तो ये हमें प्राप्त हुआ COOH बॉन्ड COONA। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सलेट, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सलेट, ये कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। फिर हम क्या करेंगे, एक बार फिर इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, NaOH से करा देंगे। तो यहाँ हमने जैसे ही NaOH से रिएक्शन कराई, फिर क्या होगा, ये जो OH है ये इस H के साथ मिल करके क्या बना लेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स बना लेगा और निकल जाएगा, और जो Na है हमारा वो जा करके इस H की जगह जुड़ जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा COONA बॉन्ड COONA, और इसमें से माइनस क्या हो गया, एक H2O का मॉलिक्यूल। अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा डाई सोडियम ऑक्सलेट। तो ये होता है हमारा एसिडिक नेचर, यानी कि अम्लीय प्रकृति इसकी, ऑक्जेलिक अम्ल की। क्षार से अभिक्रिया करके पहले सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सलेट बनाता है एंड देन उसके बाद डाई सोडियम ऑक्सलेट का निर्माण करता है। देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। तो ऑक्जेलिक एसिड सांद्र H2SO4 के साथ 90 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करके, यानी कि 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, इन तीनों का मिक्सचर देता है। रिएक्शन क्या होगी, COOH बॉन्ड COOH, ये रिएक्ट, इसको कुछ नहीं करना है, इसको हीट करना है कितना, 90 डिग्री सेल्सियस पर, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में आप इसे गर्म करेंगे तो आपको मिलेगा CO2, साथ में आपको मिलेगा CO यानी कि सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O। तो देखिए ये CO2 हो गया, यहाँ पर ये CO हो गया, बचा OH और H, तो वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये अभिक्रिया यहाँ पर पूरी हो जाती है। तो आज के लिए इस एक्सप्लेनेशन को यहीं तक रखते हैं। कल इसकी बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करके, मतलब नेक्स्ट जो हमारा टर्न पड़ेगा उसमें इसकी बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करके एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कोई भी रिएक्शन अगर नहीं समझ में आई हो तो आप बेफिक्र होकर के पूछ सकते हैं, बट एक्सप्लेनेशन देखिए, बिना एक्सप्लेनेशन देखे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, जो कोचिंग जा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जाएं, उनके पास पैसे हो, आराम से जा करके कोचिंग में पैसा दे सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।